ये कहानी है सन 2025 की, जहां लोग प्रोग्रेस की बजाय अनप्रोग्रेस पे होते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं। इस मूवी का नाम है आइडियो क्रेजी। कहानी शुरू होती है सन 2005 से, जहां पर ये दिखाया जाता है कि कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स की आपस में मीटिंग हो रही होती है। तभी वहाँ एक मिलिट्री ऑफिसर बोलता है, हम कभी अपने बेस्ट पायलट्स, सोल्जर्स और ऑफिसर्स को यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि कोई भी जंग नहीं होती और उससे पहले या तो वो रिटायर हो जाते हैं या मर जाते हैं, और हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों को बचाने की। इसीलिए ये एक ह्यूमन हाइबरनेशन प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं, जिसमें किसी भी एक इंसान को स्लीपिंग चेम्बर्स में डालेंगे और उसकी पूरी बॉडी को फ्रीज कर देंगे, और जब भी उस इंसान की या पायलट की या सोल्जर की ज़रूरत पड़ेगी तो उसे उस स्लीपिंग चेम्बर से बाहर निकाल दिया जाएगा, और जो भी इस स्लीपिंग चेम्बर में रहेगा उसकी उम्र कभी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अभी तक ये सिर्फ एक थ्योरी है। इनके पास सारे इक्विपमेंट्स रेडी है, लेकिन इन्हें इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत है जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट टेस्ट कर सकें। यहाँ पर एक सोल्जर होता है जिसका नाम होता है जो पावर्स। ये हर एक चीज़ में बिलो एवरेज होता है, यानी कि ये किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं होता है, यानी कि पूरी आर्मी में सबसे बेकार आदमी यही है। और साथ ही साथ इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है, ना माँ बाप, ना भाई बहन, कोई भी नहीं। ये पूरी तरीके से अकेला है, और अगर एक्सपेरिमेंट करते हुए कुछ गलती भी हो जाती है या ये मर जाता है तो इनसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं होगा। और यहाँ पर जो लाइब्रेरी में काम करता है, क्योंकि लाइब्रेरी में कोई भी किताब पढ़ने नहीं आता, और इसीलिए काम जो को दिया गया होता है। अब जो का ऑफिसर उसके पास आता है और कहता है कि हम तुम्हारी जगह रिप्लेस कर रहे हैं, तुम्हारी जगह अब यहाँ पर कोई और काम करेगा, तुम्हें एक नए प्रोजेक्ट में भेजा जा रहा है। लेकिन जो कहता है कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मैं 8 साल और जॉब पर काम करूंगा और उसके बाद रिटायर हो जाऊंगा, जिसके बाद मैं अपनी जिंदगी आराम से बिताऊंगा, वैसे भी मैं इस काम में अच्छा हूँ। इसके जवाब में वो ऑफिसर कहता है कि तुम्हें बैठने के अलावा आता ही क्या है, लेकिन तुम्हें अब एक नए प्रोजेक्ट में भेजा जाएगा। अब जो कहता है कि ठीक है, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ, पर मैं ऐसे तब जाऊंगा जब मैं नए ऑफिसर को ये सारी बातें सिखा दूंगा। अब उसको ऑफिसर कहता है कि दिन भर टीवी देखने और बैठने का काम वो खुद सीख सकता है, और वो उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन अब यहाँ पर इन्हें एक फीमेल की भी जरूरत है, लेकिन जो से बेकार आदमी इन्हें यहाँ पर पूरी आर्मी में नहीं मिलता। इसीलिए ये एक प्रोस्टिट्यूट को हायर करते हैं जिसका नाम रीटा होता है। लेकिन जैसे ही उसे स्लीपिंग चेम्बर में डाला जाता है वो बहुत डर जाती है, लेकिन जो कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सुरक्षित है। रीटा उससे पूछती है कि ये बात तुम्हें कैसे पता। तो जो कहता है कि इसे अलग अलग जानवरों, कुत्ते, बिल्लियों पर टेस्ट किया जा चुका है, और अब इन्हें स्लीपिंग चेम्बर में सुला दिया जाता है। और ये मिशन एक टॉप सीक्रेट मिशन होता है, और जो इस मिशन का हेड होता है उसे प्रोस्टिट्यूट और ड्रग्स के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस पूरे स्कैंडल के बाद इस जगह को बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। लेकिन जो और रीटा अभी भी जमीन के अंदर उन चैम्बर्स में हैं, और अब ये कई फीट मलबे में दब चुके हैं, लेकिन किसी का इस बात पर ध्यान नहीं जाता, और धीरे धीरे सब लोग इस प्रोजेक्ट को भूल जाते हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है, और वक्त बीतने के साथ इंसान अपनी इंटेलिजेंस खोते चले जाते हैं। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि साइंटिस्ट इसके लिए कुछ करेंगे, लेकिन इंसान बाल बढ़ाने और अपनी गलत डिजायर्स को बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं करते, और वो इंसान के मानसिक विकास पर ध्यान ही नहीं देते। और अगले 500 सालों में इंसान पूरी तरीके से मूर्ख बन जाता है, और वक्त आता है 2505 का। और ये वो वक्त होता है जब इंसान अपनी बेसिक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी नहीं निकाल पाता, जो कि है गार्बेज, यानी कि कूड़ा। कूड़े के ढेरों के ढेर लगे हैं, लेकिन इंसानों के अंदर अब इतनी भी अक्ल नहीं है कि वो इन कूड़े के पहाड़ों को मैनेज कर सकें, जो कई सौ सालों से यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। और 3 मार्च 2505 को एक कूड़ा डालने वाली गाड़ी कूड़े के पहाड़ पर कूड़ा छोड़ रही होती है। तभी वहाँ ऊपर से बहुत सारा कूड़ा खिसकने लगता है, और इस कूड़े के ढेर में वो 2 स्लीपिंग चैम्बर्स भी होते हैं, जिसमें आज से 500 साल पहले रीटा और जो को सुला दिया गया था, जो अभी भी उसके अंदर है। और अब इनके चैम्बर्स कूड़े के साथ नीचे खिसकने लगते हैं, और जो को जो चैम्बर होता है वो एक आदमी के घर की दीवार तोड़कर उसके घर के अंदर आ जाता है। जो का स्लीपिंग चैम्बर अब खुल जाता है, और जब जो चैम्बर से बाहर निकलता है तो उसे बहुत थकान महसूस होती है, क्योंकि वो 500 साल बाद उठा है। जो वहाँ पर बैठे आदमी को कहता है, क्या हम बेस पर हैं? वो आदमी कहता है, कौन सा बेस? और अब वो जो को उठाकर घर से बाहर फेंक देता है। अब जो यहाँ पर देखता है कि एक दुकान के बाहर लिखा है बट फकर्स, और यहाँ पर अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और इस शॉप के ऊपर बट फकर्स इसीलिए लिखा होता है क्योंकि बच्चे बड़ों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, और इसीलिए शॉप का नाम जहाँ पर ये बच्चे हैं बट फकर्स रखा गया है। लेकिन जो को ये सब काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि जहाँ पर बच्चे हो वहाँ पर ऐसी लैंग्वेज का यूज़ कभी नहीं होता। अब जो वहाँ से आगे निकल जाता है
और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जो के बोलने का तरीका बहुत ज्यादा फॉर्मल होता है। लेकिन इस सदी में कोई भी अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। भाषा पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। माँ बाप बहन भाई हर तरह की गाली भाषा का एक अहम हिस्सा है, और ना ही इस बात पर कोई लड़ता है कि किसी ने किसी को गाली दी, क्योंकि समाज अब इसी भाषा का इस्तेमाल करता है। अब जो को यहाँ पर लगता है कि उस मशीन की वजह से उसे हेलोसिनेशन हो रहे हैं, इसीलिए अब वो एक हॉस्पिटल जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में चारों तरफ गंदगी होती है, और जब जो पानी पीने के लिए टैप खोलता है तो टैप में से इलेक्ट्रोलाइट्स निकलती हैं, जो ब्रावेंडो कंपनी का होता है। अब जो इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो एक आदमी से पूछता है कि मुझे पीने के लिए रेगुलर वाटर कहाँ से मिलेगा। लेकिन वो आदमी हैरानी से पूछता है पानी, और जो कहता है हाँ। वो आदमी कहता है जो टॉयलेट में होता है। जो उसे कहता है कि नहीं, मुझे पीने का पानी चाहिए, और वो आदमी यहाँ से हंसता हुआ चला जाता है। लेकिन जो को कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसके बाद जो अपने चेकअप के लिए एक दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, जो उसे ये बताएगा कि एग्जैक्टली उसके साथ क्या हो रहा है। वो आदमी उसे लोहे की छोटी छोटी 3 रॉड्स देता है, जिस पर वायर्स लगी होती हैं, और कहता है कि एक को मुंह में डालो, एक को कान में डालो, और एक को बट में डालो। जो इस तरीके से काफी हैरान होता है, लेकिन फिर भी वो एक रॉड को अपने मुंह में, एक कान में और एक हाथ में पकड़ लेता है। लेकिन तभी वो डॉक्टर कहता है कि शायद मुझसे कुछ गलती हो गई है। जो रोड तुम्हारे मुंह के अंदर है उसे अपने बट में डालो, ये बट की रोड है। और अब जो वहाँ से भाग जाता है और इलेक्ट्रोड से अपने मुंह को साफ करता है। इसके बाद जो एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर सिगार पीते हुए उसके पास आता है, और उसके कपड़े ऐसे होते हैं जैसे कि वो सड़क चाप आदमी हो, और उसका बिहेवियर भाषा बिल्कुल कैजुअल होती है। वो डॉक्टर को कहता है कि शायद आर्मी वालों ने मुझे ड्रग्स दिए हैं, जिससे मुझे अलग अलग चीजें दिख रही हैं और महसूस हो रही हैं। आप मुझे कोई दवा देकर पहले के जैसे ठीक कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आती। डॉक्टर को ऐसा लगता है कि उसे कोई गहरा सदमा लगा है, और डॉक्टर उसे अब समझाता है, और उसके समझाने में समझाना कम, गालियाँ ज्यादा होती हैं। अब डॉक्टर उसे कहता है कि इस मशीन के अंदर अपना हाथ डालो ताकि हम तुम्हारा टैटू स्कैन कर सकें। लेकिन तभी जो वहाँ पर देखता है कि ये साल 2505 है, यानी कि 500 साल बीत चुके हैं, क्योंकि जब उसे स्लीपिंग चैम्बर में डाला गया था तो वो वक्त था 2005 का। अब जो खिड़की से बाहर देखता है तो वो देखता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है, और यहाँ पर सारी बिल्डिंग गिर चुकी है, और जितने भी सभी लोगों को वो जानता था वो अब मर चुके हैं। और जब डॉक्टर को ये बात पता चलती है कि इस आदमी के हाथ पर टैटू नहीं है, तो बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। डॉक्टर कहता है कि ये अनस्कैनेबल है, इसे स्कैन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस वक्त में हर एक इंसान के हाथ में टैटू होता है। और इसी वजह से जो अब वहाँ से भाग जाता है, और अब उसकी समझ में सब कुछ आ जाता है। वो एक ऐसी सदी में पहुंच चुका है जहाँ पर इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सब मूर्ख हैं। अब जो को यहाँ पर पुलिस पकड़ लेती है और उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, और उसका वकील वही आदमी होता है जिसके घर में जो का चैम्बर गिरा था और दीवार तोड़कर अंदर आ गया था। यहाँ पर जो पर 2 आरोप लगते हैं कि एक तो उसने हॉस्पिटल का बिल नहीं चुकाया, और दूसरा उसके हाथ में टैटू नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा गुनाह है। और जब दूसरा वकील जो पर ये आरोप सिद्ध कर रहा होता है, तभी जो का वकील बोलता है आई ऑब्जेक्ट। जो को यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये मुझे अब निर्दोष साबित कर देगा, लेकिन ये आदमी कहता है कि इसने सिर्फ ये 2 काम नहीं किए हैं, इसने मेरे घर को भी तोड़ा है, और सबसे बड़ी बात, इसने मुझे शो देखते हुए डिस्टर्ब किया। जो यहाँ पर सच्चाई बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता, सब लोग उसका मजाक बनाते हैं, और जज कहता है कि यू आर गिल्टी। अब जो को यहाँ पर जेल में ले जाने से पहले उस जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर उसके हाथ पर टैटू बनेगा, और जो पुलिस वाला उसे लेकर जाता है वो उसके हाथ में हथकड़ियाँ नहीं बांधता, बल्कि उसके गले में एक पट्टा डालता है जिसमें एक रॉड फिक्स होती है। और ये लोग उसे इस तरीके से लेकर जाते हैं जैसे कि वो एक कुत्ता हो। वो उसे एक मशीन के पास लेकर जाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि इसके अंदर अपना हाथ डालो। अब जो अपना हाथ उस मशीन के अंदर डालता है, और एक कंप्यूटराइज्ड आवाज उसे एक नंबर देती है, जिसके बाद वो मशीन उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारा नंबर है। तो जो इस पर कहता है कि आई एम नॉट श्योर, और मशीन को यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो ने कहा है नॉट श्योर, और यही उसका नाम है, और उसके हाथ में नॉट श्योर का टैटू फिक्स हो जाता है, यानी कि अब से जो का नाम नॉट और उसका सरनेम श्योर है। इसके बाद जो को एक दूसरी जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर उसका IQ टेस्ट होगा, ताकि उसी के हिसाब से जेल में उसे काम दिया जाए। और वहाँ पर उससे इस दुनिया का सबसे मुश्किल क्वेश्चन पूछा जाता है। वो उससे पूछते हैं कि अगर आपके पास एक बाल्टी है जिसके साथ 2 गैलन्स हैं और दूसरी बाल्टी के साथ 5 गैलन्स हैं, तो तुम्हारे पास कितनी बाल्टी हैं? जो हैरानी से बोलता है 2, क्योंकि ये सवाल जो के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन इस वक्त में ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इसके बाद जो को जेल में ले जाया जाता है जहाँ से वो भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि रीटा भी अपने चैम्बर से निकल चुकी है।
और एक बार फिर से वो इस दुनिया में प्रोस्टिट्यूशन का काम करना शुरू कर देती है। लेकिन उसे यहाँ पर एहसास होता है कि यहाँ पर सभी लोग बेवकूफ़ हैं। वो उनसे पैसे ले लेती है और कहती है कि 2 दिन बाद आना, और लोग उसकी बातें मान जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर रीटा पैसे भी कमा रही होती है और उसे कुछ काम भी नहीं करना पड़ रहा होता है। वहीं जो भागकर वापस अपने वकील के पास जाता है, जिसका घर उसके स्लीपिंग चैम्बर से टूटा था, जो के पीछे पुलिस भी होती है, और जो अपने वकील फीडो को कहता है कि जिस वक्त से मैं यहाँ पर आया हूँ उस वक्त में इंसान किसी टाइम ट्रेवल नाम की मशीन को बनाने वाले थे। क्या तुम ऐसी किसी मशीन के बारे में जानते हो? फीडो कहता है कि हाँ, मैं ऐसी मशीन के बारे में जानता हूँ जिसका इस्तेमाल करके तुम अपने समय में वापस जा सकते हो। लेकिन फीडो यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? तो जो यहाँ पर कहता है कि मैं उस टाइम ट्रेवल मशीन का यूज करके 500 साल पीछे जाऊंगा और तुम्हारे अकाउंट में बहुत सारे पैसे डलवा दूंगा, जो आज के वक्त में $80 बिलियन बन जाएंगे। अब इस बात को सुनकर फीडो बिल्कुल खुश हो जाता है और वो तय करता है कि वो जो की मदद करेगा, और वो उसे अपने साथ गाड़ी में उस तरफ ले जाता है जहाँ पर वो टाइम ट्रेवल मशीन है। रास्ते में रीटा भी नहीं मिलती है और ये लोग उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट होती है, और जब ये इसके अंदर जाते हैं तो तभी वहाँ पर एक मशीन जो के हाथ के टैटू को स्कैन कर लेती है, और इससे पुलिस को पता चल जाता है कि जो यहाँ पर है, और इसीलिए फीडो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है और जो को पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन रीटा यहाँ पर बच जाती है क्योंकि वो उस वक्त वॉशरूम गई थी, और एक बार फिर से जो पुलिस की हिरासत में चला जाता है। लेकिन इस बार उसे जेल नहीं ले जाया जाता बल्कि उसे व्हाइट हाउस ले जाया जाता है जहाँ पर प्रेसिडेंट रहता है, और वहाँ पर उसे बताया जाता है कि तुम इस पूरी दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान हो, क्योंकि जेल में जो तुम्हारा IQ टेस्ट हुआ था उससे ये पता चलता है कि तुम इस दुनिया के सबसे ज्यादा बुद्धिमान इंसान हो। क्योंकि जेल में जो क्वेश्चन उससे पूछा गया था वो क्वेश्चन इस दुनिया का सबसे हार्ड क्वेश्चन था, जबकि जो के लिए बहुत आसान क्वेश्चन था। हालांकि जो को अपनी दुनिया में सब लोग बेवकूफ मानते थे, लेकिन इस दुनिया में वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट आते हैं जो कि 5 बार स्मैकडाउन के चैंपियन बन चुके हैं। साथ ही साथ वो इस दुनिया के बहुत ही बड़े पॉर्न स्टार भी हैं, और काफी समय से वो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी हैं, और इनकी भाषा, रहन सहन, चाल चलन पूरी तरीके से अभद्र होता है। अब प्रेसिडेंट कमाचो पब्लिक के सामने जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं इस बार फसल की सारी परेशानियों को खत्म कर दूंगा। दरअसल इस वक्त में फसलें नहीं उगती हैं, और अब वो बताते हैं कि हमारे पास क्योंकि अब ऐसा इंसान है जिसकी IQ बहुत ज्यादा है, जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। इस आदमी का नाम है नॉट श्योर, और ये आदमी फसलों के साथ साथ बल्कि डस्ट स्टॉर्म्स को और साथ ही साथ इकोनॉमी को भी पूरी तरीके से ठीक कर देगा। और प्रेसिडेंट कमाचो इस चीज का सभी से वादा करते हैं। अब जो यहाँ पर अपने वकील को भी बुला लेता है, जिसे इस बात का पता है कि टाइम मशीन कहाँ है। उसका वकील उसे बताता है कि टाइम मशीन म्यूजियम में है। अब जो सभी से बोलता है कि हम म्यूजियम के पास वाली फसलों को देखने के लिए जाएंगे, और अब जो और बड़ी बड़ी पोजीशन वाले लोग फसलों को देखने के लिए जाते हैं। जो यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर फसलें उग ही नहीं रही हैं, और साथ ही यहाँ पर कुछ लोग रीटा को भी पकड़कर ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ने कहा था कि मुझे इस लड़की की जरूरत है, क्योंकि जो यहाँ पर किसी भी तरीके से अपने वक्त में वापस जाना चाहता है। अब जो का वकील उसे एक नक्शा देता है जिसमें टाइम मशीन का रास्ता होता है, और अब जो सभी लोगों से कहता है कि मुझे रीटा से कुछ पर्सनल बात करनी है, इसीलिए वो उसे अकेले में ले जाता है ताकि वो यहाँ से भाग सके। और जब वो उस नक्शे को देखता है जो उसके वकील ने उसे दिया है, तो उसमें उसकी बेवकूफ़ी का पूरा प्रमाण होता है, और अब इनका यहाँ से भागने का प्लान पूरी तरीके से बेकार हो जाता है। अब यहाँ पर जो फसलों की तरफ देखता है तो वो यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर फसलों को पानी नहीं पोर्ट्स ड्रिंक दिया जा रहा है, और फसलों को ना उगने का कारण सिर्फ यही होता है। लेकिन अब इस दुनिया में कोई भी पानी नहीं पीता, सभी लोग ब्रांडो कंपनी की एक ड्रिंक पीते हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, यहाँ तक कि जानवर भी सिर्फ उसी ड्रिंक को पीते हैं। और ये सब शुरू हुआ 2330 से। लेकिन जो को यहाँ पर पता है कि उसे अब क्या करना है, और वो कैबिनेट के बड़े बड़े अधिकारियों को समझाता है कि हमें फसलों में पानी डालना होगा, ना कि ब्रांडो एनर्जी ड्रिंक। लेकिन सब बोलते हैं कि वाटर जो हमारे पेट से निकलता है, नहीं नहीं। यहाँ पर इन लोगों को जोई की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। ये लोग कहते हैं कि अगर टॉयलेट से फसल उगा करती तो टॉयलेट में इन्हें सारी फसलें उग जाती। जो यहाँ पर इन्हें काफी सारे लॉजिक्स और पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करता है, बट इन लोगों की कुछ भी बात समझ में नहीं आती। लेकिन तब जो एक इलॉजिकल बात करता है, वो कहता है कि मैं फसलों से बात कर सकता हूँ, और फसलों ने मुझे खुद कहा है कि हमें पानी की जरूरत है, और इस तरीके से सबको मना लेता है कि फसलों में ब्रांडो एनर्जी ड्रिंक ना डालकर पानी डाला जाए, और जिससे फसलें उगेंगी, और साथ ही साथ यहाँ पर जो धूल के तूफान चलते हैं वो भी अपने आप खत्म हो जाएंगे। और अब फसलों को पानी देना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन कई दिन तक फसल नहीं उगती, और फसलों को पानी देने की वजह से और ब्रांडो कंपनी के शेयर्स बिल्कुल गिर जाते हैं, और उसकी मार्केट वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाती है, और आधी पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड हो जाती है, क्योंकि इस वक्त की आधी दुनिया ब्रांडो कंपनी के लिए ही काम करती है। और इस सब के लिए जो को जिम्मेदार ठहराया जाता है, और उसे फिर से एक बार जेल में डाल दिया जाता है। और न्यूज में ये बताया जाता है कि जो को मौत की सजा सुनाई जाती है,
और उसका सामना होगा बीफ सुप्रीम से, जो उसे अपने ट्रक से कुचलकर मार देगा। और ये होगा खुले आसमान के नीचे पूरी दुनिया के सामने। और अब जो को सजा मिलने की रात आ जाती है और जो को यहाँ पर एक छोटी सी गाड़ी दी जाती है ताकि वो उस बुलडोजर का सामना कर सके। लेकिन उसका अपोनेंट सुप्रीम एक बेवकूफ होता है और शो से पहले ही वो अपना ट्रक एक जगह ठोक देता है और मलबे के अंदर दब जाता है। जिसके बाद दो अलग ट्रक जो को मारने के लिए आते हैं, लेकिन जो उन दोनों ट्रक्स की टक्कर करवा देता है। लेकिन बीफ सुप्रीम उस मलबे के ढेर से बाहर निकलता है और अब उसके हाथ में एक मशीन है जिसमें से आग निकलती है और वो इससे जो को मारना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ रीटा को और उसके वकील को ये बात पता चल जाती है जो ने जो फसल उगाई थी उसमें छोटे छोटे पौधे अंकुरित होना शुरू हो गए हैं। और रीटा और वो वकील उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बीफ सुप्रीम जो को मारने वाला होता है। वहाँ से जो का वकील एक कैमरामैन को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर जो ने फसलें उगाई थी और वो कैमरे में उस सीन को दिखा देता है जहाँ पर सभी लोग इस शो को देख रहे थे। और इससे ये पता चल जाता है कि जो ने जो फसलें बोई हैं वो बिल्कुल सही हैं। और जब वहाँ के सभी लोग इस चीज़ को देखते हैं तो वो जो को मरने से पहले बचा लेते हैं और वहाँ के प्रेसिडेंट उसे सबके सामने ले जाते हैं। जिसके बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि फसलें उगना अब फिर से शुरू हो गई थी, इसीलिए अब जो की जान को कोई भी खतरा नहीं है। अब जो यहाँ पर रीटे से कहता है कि हमें टाइम ट्रेवल मशीन का यूज़ करके वापस चलना चाहिए, लेकिन रीटा वापस जाने से मना कर देती है और कहती है कि मैं इसी दुनिया में रहना चाहती हूँ क्योंकि उस वक्त में मेरे अंदर कुछ बुरी आदतें थी। मैं यहाँ पर जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। अब जो कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तभी अमेरिका का प्रेसिडेंट तभी वो ये अनाउंस करता है कि मैं जो को यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूँ। लेकिन जो कहता है कि नहीं, मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। लेकिन यहाँ पर जो सभी लोग हैं उन्हें जो से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। वो कहते हैं कि हमारी इस दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और अगर तुम नहीं होगे तो उन्हें कौन सॉल्व करेगा। अब जो यहाँ पर कहता है कि तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करना होगा। जिस तरीके से हमने फसलों की प्रॉब्लम को सॉल्व की उसी तरीके से तुम्हें हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी कहता है कि फ्लोरिडा में एक न्यूक्लियर रिएक्टर लीक हो गया है, उसका क्या। और जो यहाँ पर जानता है कि ये लोग इसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जो यहाँ पर ये फैसला करता है कि वो 2505 से 500 साल पहले की अपनी दुनिया में नहीं जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा। और कुछ वक्त बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाता है और वो रीटा से शादी भी कर लेता है और इनके 3 बच्चे होते हैं जो इस दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। और अब यहाँ पर जो का वकील भी शादी कर लेता है। वो 8 शादियाँ करता है और उसके 32 बच्चे होते हैं जो इस दुनिया के सबसे मूर्ख बच्चे होते हैं। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।